हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संदेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 3 चला है। अब आप सोचेंगे कि यूनिट 3 कैसे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाकर पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। अभी तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ और पढ़ा था, ठीक है, या फिर जिस पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक कुछ और देखा था, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने फिर से बताया है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने के चलते पुराने वीडियो को जो कॉमन नए और पुराने सिलेबस जो कॉमन सब्जेक्ट था टॉपिक था उसको मैंने पढ़ा दिया है, वो जाकर आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो न्यूली एडेड हुआ है उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई योजना, यानी कि यूनिट प्लान। अब देखिए यूनिट प्लान क्या है। यूनिट प्लान एक आप नॉर्मल वे में समझ सकते हैं कि किसी भी अध्याय को छोटे छोटे पार्ट में कर पढ़ाना। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, जैसा हमारा सिलेबस है बांटा गया है, पहले यूनिट वाइज बांटा गया है, उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी बांटा गया है, ठीक है। नॉर्मल में बता दिया। अब थोड़ा सा किताबी भाषा देख लेते हैं, यानी जो हमें एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं है कि इकाई योजना का अर्थ होता है। सबसे पहले देखते हैं इकाई योजना का अर्थ क्या है। देखिए इकाई योजना एक प्रक्रिया है, यानी यूनिट प्लान इज अ प्रोसेस जिसमें अध्यापक जो कुछ पढ़ाते हैं और जिस प्रकार पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका चयन करना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं और जिस प्रकार पढ़ाते हैं उनका चयन करना, व्यवस्था करना और अनुक्रमण करना और पुनरावृत्ति करना शामिल होता है। यानी यूनिट प्लान, अब इसको समझते हैं कि अर्थ क्या उसका कह रहा है कि जो यूनिट प्लान है उसका अर्थ ये है कि अध्यापक जो कुछ पढ़ाते हैं, जिस प्रकार पढ़ाते हैं उनका चयन करना, यानी मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ानी है उसका चयन किया जाएगा, और मैं किस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ उसका चयन किया जाएगा, ठीक। देन व्यवस्था करना, उसको सिस्टमेटिक वेज में व्यवस्थित की जाती है कि मुझे किस तरीके से आपको पढ़ाना है, अनुक्रमण करना और पुनरावृत्ति करना, और उसके बाद उसे रिवाइज एक बार उसको रिकैप भी किया जाता है, यानी उसको रिवाइज भी किया जाता है। यही क्या है, हमारा यूनिट प्लान है। नहीं, आगे समझते हैं कि इसका और क्या मतलब है। देखिए ये तो अर्थ हो गया, परिभाषा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए जरूर दिया रहता है। तो परिभाषा है कि इकाई शब्द का अर्थ किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्र अथवा एकता को प्रकट करने से है। इसका क्या कहने मतलब है, ये किसने कहा है, हमारे रिक्स महोदय ने कहा है। ये बोल रहे हैं कि इकाई शब्द का अर्थ किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की एकाग्रता अथवा एकता को प्रकट करने से है। कहने का मतलब है कि जो भी समस्या हमको आ रही है, एक समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं में जो भी समस्या आ रही है उसको हम एकत्रित करके या फिर समग्र रूप से उसको छोटे पार्ट में बांटकर जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी इकाई यानी यूनिट कहलाती है। एनसीईआरटी की भाषा में देखें तो एनसीईआरटी कहता है कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समित रूप से ज्ञान प्रदान करती है। यानी जो यूनिट है वो क्या है, एक डायरेक्शनल है, ठीक है, एक डायरेक्शनल मेथड, एक डायरेक्शनल वे है जो क्या करती है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करती है। फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज पार्ट में उसको बांट लेते हैं। उसके बाद हम आगे जैसे बच्चों को समझाना होता है जो भी चीज़ें, हम उस पर आगे प्रोसीजर उसका अपना आगे बढ़ाते हैं। इकाई योजना की आवश्यकता क्यों। अब बात आती है कि इकाई योजना की आवश्यकता क्यों, या फिर ऐसा क्यों पड़ा कि इकाई योजना की आवश्यकता पड़ गई। तो इकाई योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि यह शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए, क्योंकि इकाई योजना, जैसे कि मैंने मॉडल पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा तो मैंने मॉडल के लिए बताया था कि किस प्रकार से मॉडल को लाया जाता है। लोग या फिर शिक्षाविद जो होते हैं वो हाइपोथेसिस बना के लाते हैं कि मैं अगर बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा तो वो ज़्यादा कारगर होगा। सेम इसी तरीके से जो यूनिट प्लान बनाया गया है इसको हम उसमें ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाएं ताकि वह उसको कारगर साबित हो, या फिर जो आउटकम हम चाहते हैं वो आउटकम निकल कर बाहर आ जाए। तो ये बोल रहा है कि शिक्षण को व्यवहारिक रूप में प्रदान किया जाता है। देन पाठ को सरल, स्पष्ट व रुचिकर बनाने के लिए, और दूसरी बात आती है कि जो पाठ है, जो लेसन है, उसको सरल, स्पष्ट और रुचिकर बनाने के लिए। लाइक
अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास में भी आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट कीजिए। क्यों? इतिहास जैसे बहुत बड़ा होता है, हम उसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं कि भाई एंशिएंट है, मिडवल है, उसके बाद मॉडर्न होता है। ठीक है, जैसे बांटते हैं हम लोग नॉर्मल वे में बांटते हैं। अगर हम मुगल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों को मुगल हिस्ट्री नहीं समझ आता है तो क्या करते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, पहले अकबर पढ़ाएंगे, उसको अच्छी तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद बाबर पढ़ाएंगे, हुमायूं, अकबर, यानी जो भी इसका क्रोनोलॉजिकल वे है उस प्रकार से हम पढ़ाते जाते हैं। तो वही कह रहा है कि पाठ को सरल, स्पष्ट और रुचिकर बनाने के लिए क्या किया जाता है, और कक्षा में शिक्षण क्रियाओं और सहायक सामग्री का पूर्ण जानकारी। यूनिट प्लान का एक और भी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इसका उपयोग से, आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके उपयोग से क्या होता है ना कि जो शिक्षण क्रियाएं जो टीचर एज ए टीचर आपको सीखनी होती है, और जो भी सहायक सामग्री, जो भी टेलम आप यूज करते हैं अपने कक्षण में, शिक्षण में, वो क्या करते हैं कि यह इसमें सीखने में सहायक मिल जाती है। ठीक है, यानी कक्षा में शिक्षण कक्षाओं, क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। किससे? हमारे इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान से, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, हमें पता चलेगा कि इसकी आवश्यकता जब इतनी हो रही है तो चलिए इसको बनाते हैं। यानी कि इकाई योजना, हमारे जो यूनिट प्लान है, इसको बनाते किसके, इसका प्रोसेस क्या है, यानी इसके स्टेप क्या है। तो सोपान इसके देख लेते हैं कितने चरण हैं। पहला क्या है कि किसी इकाई या अध्याय का चयन कर ले। ठीक है, मैंने इतने बड़े सिलेबस में से क्या किया कि एक इकाई को मैंने, मतलब एक अध्याय को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अध्याय या इकाई को उप इकाई में बांट लें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इकाई को हम उप इकाई में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि इतने सब यूनिट हो गए। ठीक है, देन प्रत्येक सब यूनिट यानी प्रत्येक उप इकाई के लिए अधिगम उद्देश्य का निर्माण करें। यानी अगर हम स्कूल रहे हैं या फिर स्कूल ले रहे हैं, इनमें से चाहे किसी को भी ले रहे हैं, तो उसके लिए जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसका हम निर्माण करेंगे। ठीक है, उसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें बताना है। जैसे मैंने मुगल साम्राज्य लिया, उसके बाद इतने लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, इतने जो भी शहंशाह हैं, जितने में यहाँ पर बादशाह आ रहे हैं, उनका मैं डिटरमाइन कर लिया, यानी निर्धारित कर लिया। उसके बाद मैं इसी एक पर्टिकुलर उठाऊंगा। अकबर को मैंने उठाया, और मुझे इस बात के लिए, मुझे जो उसका उद्देश्य है कि अकबर को बताना कि अकबर किस प्रकार का शासक था। बच्चों को बताना है कि अकबर किस प्रकार का शासक था। इसके लिए जो भी उद्देश्य मेरा होगा उसको पहले से निर्णय कर लिया जाता है। फिर क्या होता है कि कालांशों की संख्या, मुख्य अध्यापन बिंदु, अधिगम क्रियाकलाप, विधियों तथा साधन सम्मिलित होंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इकाई योजना, आपने लेसन प्लान बनाया होगा, फिर आगे जाकर बनाएंगे, उसका एक छोटा रूप होता है। लेसन प्लान को अगर हम आगे पढ़ाएंगे उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हम क्लासों की संख्या देखेंगे कि भाई किस क्लास में ये आते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। देन मुख्य क्रियाकलाप बिंदु क्या होते हैं। मुख्य क्रियाकलाप बिंदु में कि क्या उसका मेन टॉपिक रहेगा। जो मेन टॉपिक क्या रहेगा कि अकबर की हमें क्या क्या अच्छाई थी जिसकी वजह से अकबर द ग्रेट कहलाएं, यानी अकबर महान कहलाएं। ये हमारा मुख्य अध्यापन बिंदु होगा। फिर अधिगम क्रियाकलाप, विधियों तथा साधन सम्मिलित होंगे। यानी कि जो भी अधिगम क्रियाकलाप हमें कराना है, अगर हम चाहे तो अकबर की फ़ोटो दिखा सकते हैं, यानी उसके जो भी कार्य किए हैं, जो भी मोनुमेंट उसने बनवाए हैं, जो भी स्मारक उसने बनाए, उसको भी दिखा सकते हैं बच्चों को, ये सब चीज़ें। देन विधियाँ, कौन कौन सी विधि से उनको पढ़ानी है। लेक्चर विधि से पढ़ा सकते हैं, कहानी विधि से पढ़ा सकते हैं, उस पर अकबर पर बेस्ट 1-2 कहानियाँ भी सुना सकते हैं। अकबर पर बेस्ट अगर मैं सुनाना चाहता हूँ उनको, अगर कोई पिक्चर दिखाना तो वो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं किसमें, ये हमारे इकाई योजना का निर्माण के चरण हैं। थोड़ा सा फास्ट हो गया है, लेकिन फास्ट लेकर चलना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या है हमारी इकाई योजना या यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या है कि एक बड़े से भाग को पहले हम एक डिवाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ानी है। उसके बाद हम उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। अब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी अधिगम ऑब्जेक्टिव यानी लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें जो भी बिंदु आती हैं, जो भी क्रियाकलाप करने हैं, जो भी टेक्निक हमें यूज करने हैं, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। किस प्रकार से हम बच्चे में जो आउटकम चाहते हैं वो लाया जा सकता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यही हमारा आता है यूनिट प्लान के अंतर्गत आता है। आप परिभाषाओं पर ध्यान दीजिएगा। 2 परिभाषाएं हमने लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
अब बस देख लीजिए कि क्या क्या नाम है, उसके बाद अब इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षाविद हैं, उनका भी नाम याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो ये रहा हमारा यूनिट प्लान। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला आता है लेसन प्लान, यानी कि पाठ योजना। देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो मुख्य हेडिंग है या फिर जो मुख्य क्वेश्चन है उसको बता दीजिए। मैं आपके सिर्फ इतने बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप यकीन मानिए कि सिर्फ 40 मिनट आधा घंटे की वीडियो के लिए कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे आराम से मेरे चले जाते हैं। मुझे बहुत सी चीज़ देखनी पड़ती है, कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये देखना पड़ता है। अच्छा, मैं इस पाठ योजना यानी लेसन प्लान को 3 मार्क या 3 स्टार दूंगा। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो अन्य टॉपिक है उनको भी मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से, जो परीक्षा के लिए बस एकदम सूटेबल हो उतने किया हूँ उसको, ठीक है ना। न ज़्यादा लेंदी किया हूँ, न ज़्यादा ही उस पर किताबी भाषा को लाने की कोशिश किया हूँ। कुछ अपनी भाषा में मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से मैं हूँ एवरेज, उस तरीके से आप भी एक एवरेज स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है। उसको मैं लेकर चलता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप एक बार उसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आप देखते हैं कि लेसन प्लान क्या है। भाई लेसन प्लान का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना वह आलेख है जिसमें अध्यापक एक निश्चित समय में पाठ्य वस्तु को अपने निर्धारित लक्ष्यों के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसका करने का मतलब क्या है कि अभी तक जो यूनिट जो प्लान हम पढ़ रहे थे, इकाई योजना, उसमें क्या था कि हम छोटे छोटे कर रहे थे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे थे। इसमें क्या होता है ना कि अब यहाँ पर हम लोग एक ब्रॉड वे में जाते हैं, यानी कि वहाँ क्या था, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, होगा नहीं ये, लेकिन आप समझिए कि यूनिट प्लान क्या है, वो माइक्रो टीचिंग है, और ये जो हमारा लेसन प्लान है वो क्या है, मेगा टीचिंग है। समझने के लिए बस बता रहा हूँ इस तरीके से। यानी ये है क्या है, उसका बड़ा भाई एक तरह से है, और क्या है ये ब्रॉड वे में है। इसमें क्या करते हैं, पाठ योजना में वो आलेख है जिसमें अध्यापक एक निश्चित समय में पाठ्यवस्तु को अपने निर्धारित लक्ष्य के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। पाठ्यवस्तु जो है सिलेबस क्या है, वो उसका लक्ष्य होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर जो भी चीज़ करनी है, इसके लिए क्या करता है, वो अपने छात्रों को सम्मुख करता है। ये उसका आ गया अर्थ। अब देखते हैं थोड़ा सा परिभाषा बिनिंग और बिनिंग के अनुसार कि किसी भी पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चयन करना, उनका व्याख्या उनकी व्यवस्था करना तथा विधि का निर्धारण सम्मिलित होता है। यानी कि एक लेसन प्लान में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं कि पहले तो होता है कि उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी ऑब्जेक्टिव्स को आप पहले से ही डिटरमाइन कर लेंगे कि मैं क्या आउटकम या मुझे क्या, अगर ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस बात को पहले से डिटरमाइन कर ली जाती है। देन विषय वस्तु का चयन किया जाता है, यानी विषय वस्तु कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी व्यवस्था की जाती है, तथा विधि का यानी कौन सा टेक्निक, विधि का निर्माण यानी कौन सी टेक्निक से मुझे पढ़ाया जाए, क्या मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊँ या फिर मैं सैपर्ट विधि से पढ़ाऊँ या फिर मैं क्रियाकलाप विधि से पढ़ाऊँ, यानी जो जितने भी टेक्निक होती है, जितने भी स्किल होते हैं, उस प्रकार का भी निर्धारण किया जाता है। एक पाठ योजना के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। ये हमारे बिनिंग और बिनिंग महोदय ने कहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या है हमारे पाठ योजना का भाई महत्व और नीड, यानी नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, इसके बारे में देखते हैं। इससे क्या होता है, इसकी आवश्यकता इसलिए हमें पड़ी है एज ए पीपल टीचर, यानी छात्र कक्षाध्यापक एज ए टीचर, हमें पाठ योजना का इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी कि आत्मविश्वास आता है। मैंने पिछली वीडियो यानी माइक्रो टीचिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने माइक्रो टीचिंग नहीं किया हो, तो अगर आपकी विश्वविद्यालय में, आपके विद्यालय में माइक्रो टीचिंग क्या है, कॉलेज में स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करिए कि आप उसको ज़रूर करिए। मैंने सारी बातें फिर से रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस आप समझिए कि लेसन प्लान के द्वारा आत्मविश्वास ज़रूर जागृत होता है, क्योंकि लेसन प्लान आप बनाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं अप्लाई भी करेंगे, कहीं ना कहीं इसको भाई यूज करेंगे, तभी ना फिर लेसन प्लान बनाने का क्या ही मतलब है। लेसन प्लान बनाते हैं तभी क्योंकि उसे हम अपने माइक्रो टीचिंग में और मेगा टीचिंग में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपका क्या है, आत्मविश्वास अर्जित होता है। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ माइक्रो टीचिंग और मेगा टीचिंग के करने का, क्योंकि मैं भी बहुत डरता था। जब ये चैनल शुरू हुआ था तो आनंद सर और नितेश सर इस चैनल पर शुरुआत में पढ़ाते थे, मैं कैमरे के पीछे रहता था, यानी उस उपस्थित रहता था। उन्होंने बोला था कि आप भी एक विषय पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि अंदर से एक डर रहता था। लेकिन जब मैंने माइक्रो टीचिंग और मेगा टीचिंग किया
तो मेरे में से अंदर से आत्मविश्वास जगा। मैं खुद आकर बोला कि भाई मुझे भी पढ़ाना है। उसके बाद मैं आकर यहाँ पर एक कमरे में अकेले सिर्फ एक कैमरे के सामने बोलना है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने से आपको फीडबैक नहीं मिलता है। इवन ऊपर से एक रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं कि लाइव चलता है जिसमें हम थोड़ा बहुत आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग का जो भी प्रोसेस था मैंने कल बता दिया था, यानी पिछले वीडियो बता दिया था। तो इससे क्या होता है कि आत्मविश्वास अर्जित होता है। देन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाती है, और इसलिए आवश्यकता इसकी पड़ती है कि इसमें क्या है, जो भी उद्देश्य क्या होते हैं आप चाहते हैं इससे आराम से मिल सकता है, ठीक है। जो भी उद्देश्य आपने रखा था और जो भी आउटकम आप बच्चे से चाहते हैं इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान, इसके द्वारा क्या नहीं लेसन प्लान बनाएंगे, लेसन प्लान को यूज करेंगे तो क्या होता है, इसके शिक्षण क्रियाओं का यानी जो टीचिंग एक्टिविटी है इसका आपको ज्ञान होगा। विभिन्न प्रकार की टीचिंग एक्टिविटी, क्योंकि हर विषय के लिए अलग अलग लेसन प्लान बनाना पड़ता है, हर विषय के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। इससे क्या होगा, आपको शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान होता है, ठीक है। और क्या होता है कि शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होता है कि शिक्षण जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है। देन मानसिक शक्तियों का विकास, इससे क्या होता है कि मानसिक शक्तियों का विकास, मैं आपको अच्छा ठीक है, आप लोग तो मेरा नया पुराना दोनों वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए अब मेरे अब की वीडियो को देखिए, उसमें आप मेरे कॉन्फिडेंस को आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। आप फिर दोनों को तुलना एक तरह से देख सकते हैं कि मेरा 2 साल पहले का वीडियो कैसा था कि अब का वीडियो कैसा है, कौन सा बेटर है और किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और क्या है कि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इससे क्या होता है कि न सिर्फ बल्कि स्टूडेंट बल्कि शिक्षक की भी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि लेसन प्लान बनाना पड़ता है तो बहुत सारे विषय के अनुसार अलग अलग लेसन प्लान तैयार करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, इसका क्या होता है डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि भाई जब इसकी आवश्यकता महत्व जब इतने शानदार है तो भाई इसका चरण क्या है, यानी स्टेप है, यानी एक लेसन प्लान बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप हम अपनाते हैं इसको देखते हैं। लिखा है कि अधिगम उद्देश्यों की रूपरेखा बनाएं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से अधिगम उद्देश्य है, यानी टीचिंग जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लेसन प्लान में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कई सारे होते हैं। जैसे मुझे अगर पढ़ाना है कविता, ठीक है, अगर मैं हिंदी का टीचर हूँ, कविता पढ़ाने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उद्देश्य कि मैं इस कविता के द्वारा बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत कर सके, इस कविता के द्वारा बच्चे कवि के बारे में जान सके, इस कविता के द्वारा बच्चे क्या करें कि समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में जान सके, इस कविता के द्वारा बच्चे आपसी सहयोग की भावना जागृत कर सके। इस यानी इन सब चीज़ों की, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब उद्देश्य हैं कि इस कविता के द्वारा बच्चे में ये सब चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसके चरण पहला क्या है कि आपको सबसे पहले उद्देश्य को रूपरेखित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना का निर्माण करना है, आपको प्रस्तावना का निर्माण करना पड़ेगा। प्रस्तावना का निर्माण कैसे होता है, जिग-जैग सीक्वेंस से होता है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपको शाहजहाँ पढ़ाना है, ठीक है, शाहजहाँ पढ़ाना है तो आप शाहजहाँ में इस तरह पढ़ाएंगे कि बच्चों ये बताओ कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे भारत, ठीक है। भारत तो अब फिर ऐसे बोलिए कि भारत की राजधानी क्या है, तो लोग बोलेंगे नई दिल्ली, तो बोलेंगे नई दिल्ली में किस जगह पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, तो लोग बच्चे बोलेंगे कि लाल किला। देखिए इससे क्या होता है कि बच्चे इंगेज भी रहते हैं, इंटरेस्टिंग भी जाता है और आपका क्या है प्रस्तावना प्रश्न भी निकल रहा है, ठीक है। तो अब फिर आप पूछेंगे कि लाल किला किसने बनवाया है, मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि शाहजहाँ ने बनवाया है। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे खामोश, यही आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल गया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि प्रस्तावना का निर्माण करें। प्रस्तावना के इस तरीके से निर्माण, जैसे मैंने तुरंत निकाल दिया क्योंकि मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके से आप भी करते करते आपको आदत हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट अधिगम क्रियाकलापों की रूपरेखा बनाएं। उसके बाद जो भी विशिष्ट अधिगम क्रियाकलाप, जो भी टीचिंग एक्टिविटी आपको करनी है, इसका भी आप पहले से इसी में मेंशन कर लिए रहेंगे कि मुझे कौन कौन चीज़ें इसमें करनी है। क्योंकि शाहजहाँ क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स यानी स्मारक बनाए हुए हैं, तो आप उनके तरह तरह के चित्र भी ला सकते हैं कि देखो यहाँ पर मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, उन्होंने लाल किला बनवाया है और इसके अलावा ताजमहल भी बनवाया है, जो कि भारत
पूरे विश्व के साथ जुम्मों में शामिल हैं, यानी इन सब चीज़ों को भी आप ला सकते हैं। जो भी विशिष्ट क्रियाकलाप है उसकी आप रूपरेखा पहले से बनाकर तैयार करते हैं। ये क्या है, इसके पाठ योजना यानी लेसन प्लान के स्टेप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। देन विद्यार्थियों की समझ की जाँच के लिए योजना बनाएं। भाई अगर मैं इतना चीज़ पढ़ा रहा हूँ, देखिए ये क्लास के नहीं, क्लास के पहले की बातें हो रही है, आप पहले से हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बनाकर आता हूँ, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि जब मैं इतना चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या बच्चे यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपने शाहजहाँ के बारे में बताया, ठीक है, शाहजहाँ के बारे में बताया। अब बच्चों की समझ यानी बच्चे की समझ पूछने के लिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि वो समझ रहे हैं कि नहीं, आप पूछ लें कि शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ, शाहजहाँ की कौन बेगम थी, शाहजहाँ ने किसकी याद में बनवाया था ताजमहल, ये सब चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे। अगर बच्चा एक्टिव रहेगा तुरंत बता देगा, नहीं एक्टिव रहेगा नहीं बता पाएगा, तो उसको क्या करेंगे, आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, अच्छा नहीं ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है कि आपको विद्यार्थियों की समझ के लिए, जाँच के लिए योजना भी पहले से ही निर्धारित करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर सोचना पड़ जाए आपको। देन पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद ये सब होने के बाद अब आपको ये सोचना है कि भाई मुझे पाठ योजना किस तरीके से बनानी है, यानी किस प्रकार से मैं प्रस्तुतिकरण करूं, ठीक है, इसका भी ख्याल रहे। और उसके बाद एक होता है समापन। हाँ, मानते हैं कि मैंने स्टेप क्या है बहुत ही कम रखे हैं, लेकिन जो मेन स्टेप है मैंने उसको रखा हुआ है, ठीक है। समापन में इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई अच्छा स्टेप में आपको और सभी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन सा क्लास आप ले रहे हैं। जैसे आप मैथ के अगर गणित के अध्यापक हैं तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप क्लास क्या करेंगे, सुबह के टाइम वाले लेंगे। यानी कि क्या होता है कि गणित थोड़ा सा लेंथी विषय पड़ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो सुबह के समय क्या होता है, उनका माइंड फ्रेश रहता है, तो वो अच्छे मन से पढ़ते हैं। अगर वही आप 7वीं या 8वीं घंटी में गणित का पीरियड रखेंगे तो बच्चे उतने ही बोझिल दिल से उसको पढ़ेंगे। एक तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और समापन कैसे करेंगे, समापन के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपका जो विषय वस्तु है क्या ये समय से अधिक चला जा रहा है या समय से पहले ही खत्म हो रहा है। अगर समय से पहले खत्म हो जा रहा है, जो भी 5-10 मिनट पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, फिर से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो पढ़ाए हैं या फिर जो आप लक्ष्य निर्धारित करके लाए हैं उससे समय से अधिक जा रहा है, तो क्या करिए, ठीक है, आप उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं उसके बाद कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और समापन में क्या कर सकते हैं कि आप समापन में बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं। अगर आपने एंड टाइम पर एट द टाइम उस पार्ट को अगर पढ़ा दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चों को जल्दी से होमवर्क देकर उसको छुटकारा देंगे, यानी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो यही रही बात हमारे लेसन प्लान की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा यूनिट 4। अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्विच कर चले जाइए पुराना वीडियो देखने के लिए, जहां पर यूनिट 4 का जो आपके सिलेबस के अनुसार है, एग्जाम्पल ऑफ ईटी अप्रोच में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अप्रोच को पढ़िए, फिर उसके बाद पर्सनलाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, जो कि मैंने पुराने वीडियो में पढ़ाई देखते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, जो कि न्यूली सिलेबस में एडेड है, यूज ऑफ टेलीवाइज टीचिंग एंड लर्निंग, यानी टेलीवाइज शिक्षण और अधिगम के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए, बात जब होती है टेलीविज़न की, तो अब इस ज़माने में अब टेलीविज़न के बिना कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हर जगह टेलीविज़न का यूज है। संसार में किसी भी चीज़ का, किसी भी खबर का प्रसारण के लिए टेलीविज़न एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुगम माध्यम है। इसको न्यूली सिलेबस में एडिट करने का मुझे जहाँ तक लगता है कि इसलिए इसको एड किया गया है क्योंकि कोरोना काल में हुआ क्या था कि जिस प्रकार से जब लॉकडाउन लगा था, जब सब लोग, पूरा देश सब एक घर में बंद हो गया था, सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए थे, तो शिक्षक जो कार्य है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो इसको लेके क्या बोला गया था कि अब ऑनलाइन टीचिंग होगी। इसी कोरोना का ही आज देन है कि आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो ये जो ऑनलाइन शिक्षण का जो क्रांति है इतना तेज़ नहीं बढ़ती, नहीं मैं आपके सामने आकर इतना पढ़ाता, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीवाइज शिक्षण का मतलब यही है कि देश के, अच्छा कोरोना फैला था, पूरे देश में फैला था, ऐसा लगा था कि पूरा देश खत्म हो जाएगा। रोज़ पेपर में आते थे कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग फ्लू में कंटेक्ट में आ गए, इतने लोग क्या है क्वारंटाइन हो गए हैं, इतने लोगों को इफेक्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी देश का बहुत सा ऐसा कोना बचा हुआ था जहाँ पर इस सब चीज़ों के बारे में कोई कुछ खबर ही नहीं था। लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। इवन हम लोग का जो ज़िला है चंदौली, वो उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी ज़िला हुआ था। यानी कि पूरा हर एक प्रदेश में
हो गए थे, कोरोना के मरीज मिल गए थे, लेकिन चंदौली में नहीं मिले थे। पेपर में भी आ गया था कि चंदौली एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर कोरोना के एक भी पेशेंट मिले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बाद में मिले, एक मिला वो भी, ठीक है। तो एक तरह से रिकॉर्ड बना हुआ था। आप समझिए कि जब ये ज़िला ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा ज़िला है, यहाँ पे बहुत सारे सुख सुविधा सारी हैं। वाराणसी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ हम लोग का जो ज़िला है, ठीक है, हम लोग जहाँ रहते हैं। और मुगलसराय जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिससे जहाँ से आप दुनिया के या फिर देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, इसके बावजूद यहाँ पर लोग कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुए। तो आप समझिए कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जो तमाम किसी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं था। तो यही था कि टेलीविज़न के द्वारा वहाँ पर शिक्षा पहुँचाई जाए। एक सोच ये आई, जिस प्रकार से कोरोना के टाइम था, जो सोचा है ऑनलाइन टीचिंग का, तो ये सोचा है कि टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा को प्रसारित किया जाए। इसीलिए टेलीवाइज शिक्षण अधिगम का प्रयोग के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो देखते हैं कि क्यों इसका प्रयोग या किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्यों छात्रों में सृजनात्मक सहयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और छात्रों को प्रेरित करने के लिए। छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, एक दूसरे देख के सीखते हैं। टीवी के द्वारा सीखेंगे, टीवी के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें उनके पढ़ने में ललक पैदा होगी। और क्या होगा, कठिनाई से उपलब्ध साधनों को उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये है कि किसी तरीके से मान लीजिए टीवी अगर आ गया तो उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए जो कि बड़े शहरों में जाकर वो कर सकते हैं, मतलब पाना चाहते हैं या फिर पा सकते हैं। लाइक दूरदर्शन पर जो फ्री डिश है उसमें बहुत सारे ऐसे जो चैनल है जो ज्ञान से रिलेटेड हैं, यानी ज्ञान दर्शन के कई सारे चैनल हैं जहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोफेसरों द्वारा, अलग अलग टीचर द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि वो अपने देश के बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से वो जो प्रोफेसर और टीचर होते हैं वहाँ पर अपना समय देते हैं, बहुमूल्य समय देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको टेलीवाइज शिक्षण अधिगम को लाया गया है ताकि दूर दराज के जो छात्र हैं, दूर दराज के जो छात्र हैं वो वहाँ से पढ़ सके। और क्या कर रहा है कि जो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट भी दिखाया गया है कि जो विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते, शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उनको शैक्षिक अवसर को प्रदान करना। जो विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर जहाँ पर विद्यालय नहीं बन सकता, ऐसे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर लोगों को रहना दूभर है, तो फिर वहाँ पर विद्यालय बनाना एक कठिन कार्य पड़ जाता है। वहाँ से पढ़ने के लिए लोगों को कहीं दूर जाना पड़ता है। वहाँ के लोग आज भी पुराने ज़माने की तरह जीते हैं, उनको बस खाने पीने से मतलब है, खेती करने से मतलब है, पशु चराने से मतलब है, शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए किसी तरीके से वहाँ बिजली पहुँच गया तो इंटरटेनमेंट के माध्यम के लिए बस टीवी देखते हैं। तो सिर्फ उसी इंटरटेनमेंट के माध्यम टीवी के लिए क्या करते हैं कि वहाँ से अब क्या है, शिक्षा पहुँचाई जाए ताकि लोग शिक्षित हो सके। यहाँ क्या लिखा है कि छात्रों में अधिगम हेतु अभिप्रेरणा विकसित करना, यानी कि टेलीवाइज यानी टीवी के द्वारा में छात्रों में एक अभिप्रेरणा, शिक्षा के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन प्रदान करना। लाइक आप ही खुद कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं। अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखने लगे तो उसकी बातें आपके मन में घर कर जाती है, आप तुरंत अपने रूटीन पर लौट जाते हैं कि हाँ मुझे करना है, हाँ जो मैंने लक्ष्य मैंने पाला है, जो सपने मैंने देखे हैं मुझे उसे पूरा करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा तो वहाँ के छात्र, जो दूर के छात्र हैं, वो भी शिक्षा के तरफ क्या कहते हैं, मोटिवेट होंगे। और क्या लिखा है कि कठिन व जटिल तथ्यों को मनोरंजन दृष्टि से प्रस्तुत करना। सेम वही सब बातें हैं कि इसका प्रयोग हम करेंगे इसलिए कि कठिन व जितने भी जटिल तथ्य हैं उनका हम मनोरंजन की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मीना एक मंच जो टेलीविज़न पर आता है उसके द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में और यानी कार्टून के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है किस तरीके से देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके से समाज में कैसी भ्रांति प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है। यानी एक मनोरंजन के माध्यम से जो भी कठिन व जटिल विषय हैं उनको दिखा दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में यह है कि शिक्षा के प्रसार में योगदान देना। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा का प्रसार करें, ठीक। अगला क्या है कि सुविधाहीन लोगों तक शिक्षा की ज्योति जगाना। जो भी सुविधाहीन लोग हैं उनमें शिक्षा की ज्योति जगाना। अगर टीवी में देखते हैं लोग कि किस तरीके से, अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लोग पढ़ लिख कर इतने आगे तक बढ़ जाते हैं, लोग पढ़ लिख कर उनके इतना बड़ा घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके पढ़ने में थोड़ा सा ललक पैदा होगी। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि सुविधाहीन लोगों तक शिक्षा की ज्योति जगाना। नेक्स्ट
क्या है कि जनमानस, अच्छा न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जनमानस को राष्ट्रीय विकास हेतु संचालित योजनाओं से परिचित कराना, यानी कि जितने भी जनमानस है, जितने भी देश के नागरिक हैं, उनको भारत सरकार जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकल रही हैं उनको तक पहुंचाना। आप ऐसे समझिए कि हम लोग जो कि इतने ज़्यादा सोशल एक्टिव हैं, फिर भी एग्ज़ाम्स के लिए हमें भारत की योजनाओं को पढ़ना पड़ता है कि भारत सरकार ने कौन कौन सी प्रकार की योजनाएं निकाली हुई हैं। तो आप समझिए कि जो सुदूर गाँव में रहता है, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए तो यही लगा कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, कोई योजना नहीं निकाली है। इसलिए टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर एड के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनके द्वारा ये पता लग सके कि राष्ट्रीय विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएँ उनके कल्याण के लिए निकली हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्रौद्योगिकी, व्यवसायी, कृषि, चिकित्सा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसार कर नवीन आयामों से परिचित कराना। यानी देखते होंगे टेलीविज़न पर क्या होगा कि यानी टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, व्यावसायिक बिजनेस में इस समय क्या चल रहा है, कृषि में, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, चिकित्सा में क्या चीज़ें चल रही हैं, संबंधित कार्यक्रम का प्रसार करके उनके नवी जितने भी न्यूली जो हैं डायमेंशन आ रहे हैं, ठीक है, जो नया नया इनोवेशन हो रहा है, इनके बारे में बताना। टेक्नोलॉजी भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, दूसरे लोगों को क्या पता, गांव के लोगों को क्या पता चंद्रयान से क्या ही मतलब है। लेकिन कार्यक्रम के द्वारा, अगर टीवी देखते हुए कार्यक्रम के द्वारा एक ऐसे कार्यक्रम चलाया जाता है कि उनको पता चले कि नहीं, चंद्रयान का वहाँ पर जाना भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और अगर बातें लेंगे तो व्यवसायिक दृष्टि से देखेंगे, तो बिजनेस देखेंगे, तो बिजनेस में भी ये देखेंगे किस प्रकार से देश आगे पीछे जो भी हो रहा है। कृषि में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक बताते रहते हैं कि आपके फसलों के लिए क्या उचित है, क्या फसलों के लिए उचित नहीं है। ये सब मौसम चल रहा है, क्या कौन सा ऐसा फसल रोपे जो बहुत ही अच्छा तरीके से जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस समय टमाटर का जो कि दाम है वो आसमान छू रहा है। महाराष्ट्र का एक ऐसा किसान था जो कि 3-4 करोड़ कमा लिया सिर्फ टमाटर बेचकर, समझ करोड़पति बन गए। और क्या है, चिकित्सा में भी विभिन्न चिकित्सा पर भी बहुत सारे कार्यक्रम निकलते हैं जिनके द्वारा नए नए तरीके से जो भी इलाज किया जा सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। पहला था यूनिट प्लान, फिर था लेसन प्लान, उसके बाद था टेलीवाइज शिक्षण अधिगम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।